नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर इस वक्त सबसे बड़ा और सबसे सटीक सर्वे आपके लिए लेके आए हैं, जो कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले कराया गया है, जो इस वक्त का सबसे ताजा सर्वे है और जिसके नतीजे के बाद भाजपा और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों, दरअसल क्या है सर्वे और क्या है उसका सटीक नतीजा, वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भाजपा और जेडीयू को झेलना पड़ सकता है और सुपड़ा साफ होने तक की नौबत आ सकती है, तो दोस्तों आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, बिहार का विधानसभा चुनाव बना हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि किसी भी वक्त तारीखों का महाऐलान हो सकता है और उससे पहले कराए गए सर्वे में इस वक्त जो नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और नीतीश कुमार की कुर्सी पर सीधा सीधा खतरा नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, कई कारण है यहाँ पर जिससे नीतीश कुमार को और भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है, एक एक कारण बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वक्त आपके स्क्रीन पर बिहार के ओपिनियन पोल 2020 विधानसभा चुनाव सर्वे का बड़ा नतीजा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार करते नजर आ रही है कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन। जी हां दोस्तों, 243 में से 160 से 170 सीटों पर यहां पर बम्पर जीत की संभावना आरजेडी और कांग्रेस के लिए जताई जा रही है। वहीं अगर बात करें जेडीयू और भाजपा के गठबंधन की, तो यहां पर आपको बता दें कि महज 70 से 80 सीटों पर सिमट के रह सकती है ये गठबंधन, जिसके बाद आपको बता दें कि 100 का आंकड़ा छूना भी यहां पर मुश्किल हो सकता है नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन के लिए। कई सारे कारण इसके लिए बताए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है एनडीए में फूट का संकेत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार चिराग पासवान एक नया मोर्चा खोले बैठे हैं और हर रोज बड़े भैया के रूप में भाजपा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके बाद अब भाजपा और जेडीयू में सीट बंटवारे को लेकर के भी कई सीटों पर तनाव नजर आ सकता है और बगावत खुलकर सामने आने लगी है, जहां पर टिकट बंटवारा इस वक्त सबसे बड़ा सरदर्द भाजपा और जेडीयू के गठबंधन के लिए बन गया। यह सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण हो सकता है भाजपा और जेडीयू की हार का। इसी के साथ दूसरा कारण यह हो सकता है दोस्तों कि जनता 2015 का बदला ले सकती है, जिस वक्त नीतीश कुमार और आरजेडी के गठबंधन को जनता ने जनादेश दिया और जिस प्रकार से उस जनादेश का एक तरीके से कथित अपमान किया गया और वो जनादेश नीतीश कुमार लेकर भाजपा के साथ मिल गए, जिसके बाद नीतीश कुमार को पलटू राम तक कह दिया गया था। अब उसका बदला 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ले सकती है और कई सीटों के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। तो दोस्तों, ये तमाम कई सारे कारण हैं जो भाजपा और जेडीयू की हार का कारण बन सकती हैं, चाहे वो शिक्षक हो, कृषक हो या फिर विद्यार्थी हो जो कि नौकरी की तलाश में है। ये सारे इस वक्त आंदोलित हैं और अपना गुस्सा ईवीएम मशीन पर निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में ये नतीजे कहीं ना कहीं भाजपा और जेडीयू की नींद उड़ा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। रुक करते हैं तमाम अगली और बड़ी खबरों की तरफ। स्कूल खोलने की तैयारी पूरी, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लिया यह फैसला। जी हां दोस्तों, लखनऊ में कल से 21 सितंबर को स्कूल नहीं खुलेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। संगठन का कहना है कि लखनऊ में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए स्कूल न खोलने का फैसला लिया गया है। अन्य प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि स्कूलों के स्तर पर तैयारियां पूरी की गई हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए फिलहाल अभी खोलने का फैसला नहीं लिया गया है। साफ है कि स्कूल प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी स्तर पर समझौता करने को तैयार नहीं। ऐसे में फिलहाल ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत 21 सितंबर से स्कूल खोले जाने को लेकर छूट दी गई है। इस क्रम में कई राज्यों में 21 सितंबर से स्कूल खोलने को लेकर हरी झंडी भी दी जा चुकी है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर के स्कूल संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अभी ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराना ही हर लिहाज से बेहतर और सुरक्षित मान रहे हैं। निजी स्कूलों के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए फिलहाल लखनऊ में स्कूल को न खोलने का फैसला लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सरकार ने 11 जिलों में लागू की धारा 144, नहीं एकत्रित हो सकेंगे एक साथ 5 लोग।
जी हां दोस्तों, राजस्थान में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 11 जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 लगा दी है और 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में एक होने पर रोक लगाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिले के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य होगा। संबंधित जिले के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। गहलोत ने शनिवार को राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति और उससे बचाव के उपायों पर अधिकारियों के साथ बैठक में पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है। एक सरकारी बयान के अनुसार केवल अंतिम संस्कार में 20 तथा विवाह शादी का आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट पूर्वतः रहेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखंड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड तथा वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की कमी नहीं है। इस संबंध में कतिपय भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने और उचित दूरी रखने सहित स्वास्थ्य नियमों की कड़ाई से पालना करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को बाजारों, कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन, पर्यटन स्थलों आदि सभी जगह पर नो मास्क नो एंट्री के संकल्प का पालन करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिलों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस, सोमवार को बुलाई बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि से जुड़े बिलों के मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरने के बाद कांग्रेस अब देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बना रही है। इसको लेकर सोमवार को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। सोमवार शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक में सोनिया गांधी की सहायक समिति के सदस्य, सभी महासचिव और प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे। शीर्ष स्तर पर फेरबदल के बाद कांग्रेस के केंद्रीय पदाधिकारियों की यह पहली बैठक है। सूत्रों के मुताबिक इलाज के लिए विदेश में मौजूद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी भी अपनी मां सोनिया गांधी का ख्याल रखने के लिए उनके साथ हैं। कांग्रेस ने संसद में इन बिलों का जमकर विरोध करने की रणनीति तो बनाई थी, लेकिन जिस तरह से सरकार इन बिलों को लेकर चौतरफा घिर गई है, इसके बाद कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कांग्रेस को ये मुद्दा दोनों की तरह से मुफीद लगता है, क्योंकि तमाम किसान संगठन तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, वहीं मोदी सरकार के कुनबे के सदस्य जैसे अकाली दल भी विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी इसको किसानों के खिलाफ बताया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आरोप लगा चुके हैं कि इन बिलों के जरिए मोदी सरकार उद्योगपतियों की मदद कर रही है। कृषि बिलों पर गर्म इसी राजनीति के बीच मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस सोमवार को मंथन करेगी, जहां बतौर महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। देखना होगा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच कांग्रेस कैसे सड़क पर उतरेगी और बड़ा सवाल यह है कि इस अभियान की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। इससे पहले मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की कोशिश के समय जमकर विरोध किया था और सरकार को बैकफुट पर धकेलने में कामयाब रही थी। कुछ वैसी ही कोशिश कांग्रेस एक बार फिर करती नजर आ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्जे में डूब रही है केंद्र सरकार, 101.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई देनदारियां। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार की परेशानियां और बढ़ने जा रही है। पब्लिक डेप्ट को लेकर जारी की गई हालिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार पर कुल देनदारियां बढ़ गई हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार पर जून 2020 के अंत तक कुल देनदारियां बढ़कर 101.3 लाख करोड़ रुपए तक हो गई है, जबकि साल भर पहले ही जून 2019 के अंत में केंद्र पर कुल कर्जा 88.18 लाख करोड़ रुपए था। पब्लिक डेप्ट यानी सार्वजनिक ऋण की इस जारी त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 के लास्ट में सरकार के कुल बकाये में पब्लिक डेप्ट का हिस्सा 91.1% था। अंग्रेजी के अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल के जून के अंत में सरकार की देनदारी बढ़कर 101.3 लाख करोड़ हो गई है, जो मार्च में 94.6 लाख करोड़ रुपए थी। ये देनदारी कोरोना के बाद से लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल जून तिमाही में 80,000 करोड़ की रकम जुटाई थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में नए इश्यू की औसत भारित परिपक्वता 16.87 वर्ष थी, जो अब कम होकर 14.61 वर्ष पर आ गई।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना ने वाजपेयी के समय के एनडीए की तारीफ, मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने शनिवार को अर्थव्यवस्था, व्यापार और कृषि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति राजक सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार हवाई अड्डों, एयर इंडिया तथा रेलवे के निजीकरण की ओर बढ़ रही है तथा किसानों के जीवन का नियंत्रण व्यापारियों और निजी क्षेत्र को दे रही है। शिवसेना ने यह आरोप भी लगाया कि केंद्र ने अपने सहयोगियों, किसान संगठनों या विपक्षी दलों के साथ परामर्श किए बिना कृषि पर विधेयक पेश किए और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे से यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के समय का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अलग था, क्योंकि वे राजग के घटक दलों को सम्मान के साथ देखते थे और उनसे परामर्श करते थे। इसमें लिखा है, शिरोमणि अकाली दल के सदस्य हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। मोदी सरकार 2 किसान विरोधी विधेयक लाई है और उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे को कबूल कर लिया गया है। शिवसेना पहले ही राजग से बाहर हो चुकी है और अब अकाली दल ने कदम उठाया है। शिवसेना ने कहा, वाजपेयी और आडवाणी के समय राजग के सहयोगी दलों का सम्मान, लगाव और विश्वास के साथ देखा जाता था। नीतिगत निर्णयों पर परामर्श होता था और भाजपा नेता सहयोगी दलों के विचारों को सुनते थे। उस समय बोले गए शब्दों का मान होता था। इसमें कहा गया, महाराष्ट्र की तरह ही पंजाब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, इसलिए किसानों पर विधेयक लाने से पहले सरकार को महाराष्ट्र, पंजाब और बाकी देश में किसान संगठनों तथा कृषि विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। शिवसेना के अनुसार विधेयक में ऐसा तंत्र बनाने का प्रावधान है जिसमें कारोबारी मंडियों के बाहर भी किसानों के उत्पाद खरीद सकते हैं। कांग्रेस, द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रावधान का विरोध किया है। उनका मानना है कि यह किसान विरोधी है। उसने आरोप लगाया, केंद्र सरकार हवाई अड्डों, एयर इंडिया, बंदरगाहों, रेलवे, बीमा कंपनियों के निजीकरण की ओर बढ़ रही है तथा किसानों के जीवन का नियंत्रण कारोबारियों और निजी क्षेत्र के लोगों को दे रही है। अर्थव्यवस्था, व्यापार, कृषि से संबंधित मोदी सरकार की नीतियां संदेह पैदा करती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का बीजेपी पर हमला, कहा अमीर दोस्तों के लिए किसानों को किया नजरअंदाज। जी हां दोस्तों, लोकसभा में पारित हुए कृषि संबंधी विधेयकों को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अपने अमीर खरबपति दोस्तों को कृषि क्षेत्र में घुसाने के लिए ज्यादा आतुर दिख रही है। वो किसानों की बात नहीं सुन रही है। प्रियंका गांधी ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, किसानों के लिए ये कठिन समय है। सरकार को एमएसपी और किसानों की फसल खरीद के सिस्टम में इस समय उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उसके ठीक उल्टा। बीजेपी सरकार अपने अमीर खरबपति दोस्तों को कृषि क्षेत्र में घुसाने के लिए ज्यादा आतुर दिख रही है। वो किसानों की बात तक नहीं सुनना चाहती। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स जागृत किसान जानता है। कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और करेगी किसान की रोजी रोटी पर वार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार 18 दिन के मानसून सत्र को 10 दिन में खत्म कर सकती है। 2 मंत्रियों समेत 30 सांसदों के कोरोना पॉजिटिव आने से चिंता बढ़ी। जी हां दोस्तों, महामारी के बीच चल रहे संसद के पहले सत्र को छोटा किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक सरकार 18 दिन के मानसून सत्र को कोरोना की चिंताओं की वजह से छोटा करने पर विचार कर रही है। 14 सितंबर से शुरू हुए सत्र को 10 दिन में यानी अगले हफ्ते के बुधवार को खत्म किया जा सकता है। सांसद और संसद के कर्मचारी लगातार पॉजिटिव निकल रहे हैं, इसलिए प्रमुख नेताओं में इन्फेक्शन फैलने का डर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद पटेल समेत करीब 30 सांसद पहले ही संक्रमित हो चुके हैं, इसलिए चिंता और बढ़ गई है। 14 सितंबर से शुरू हुए मानसून सत्र का समय वैसे 1 अक्टूबर तक है। उम्मीद है कि सभी अहम बिल पहले 7 दिन में ही पास हो जाएंगे। एक वरिष्ठ सांसद ने बताया कि अगर कुछ बिलों के साथ साथ सभी अध्यादेश पास हो जाते हैं तो भी सत्र का समय घटाने का फैसला लिया जा सकता है। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की शनिवार को हुई मीटिंग में भी ज्यादातर पार्टी सत्र छोटा करने के पक्ष में नजर आई। आखिरी फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी लेगी। लोकसभा के संक्रमित सांसदों में भाजपा के सबसे ज्यादा 12 हैं, वाईएसआर कांग्रेस के 2, जबकि शिवसेना, डीएमके और आरएलपी के 1-1 सांसद संक्रमित हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने भी शुक्रवार को अपने पॉजिटिव होने की जानकारी दी। बाकी संक्रमित सांसद किस किस पार्टी के हैं, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। कोरोना की वजह से इस बार संसद के सत्र में कई बातें पहली बार हो रही हैं, जैसे सेशन बिना किसी छुट्टी के लगातार चलाने का फैसला लिया गया है। सांसद बैठे बैठे ही सवाल कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अलग अलग पारियों में चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए एक सदन की कार्यवाही में दूसरे सदन की गैलरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, बोले पुलिया निर्माण के नाम पर हो रही लूट। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार पुल पुलिया के निर्माण पर बिहार को लूट रही है। बिना अप्रोच पथ के पुल पुलिया बनाकर निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि गोपालगंज में 263 करोड़ और 509 करोड़ दो बड़े सेतु टूटने के बाद फिर किशनगंज में करोड़ों की लागत से निर्माणाधीन पुल टूट गया। समझ नहीं आता इस सरकार में लगातार पुल कैसे टूट रहे हैं। किसी भी निर्माण और पुल का सर्वप्रथम डिजाइन बनवाया जाता है। निर्माण से पहले स्थल का निरीक्षण कर सॉइल टेस्ट किया गया होगा। उसके बाद पुल के पिलर के फाउंडेशन के डेप्थ का डिजाइन किया गया होगा। उसके बाद डेक स्लैब आदि का डिजाइन हुआ होगा। आवागमन को देखते हुए छोटी बड़ी नदियों के पानी के बहाव के जरूरत के अनुसार ब्रिज का निर्माण होता है। उन्होंने साथ ही कहा कि सत्ता पक्ष के किसी भी व्यक्ति को बिना टेक्निकल जानकारी के डैमेज ब्रिज के विषय में नहीं बोलना चाहिए कि नदी में अधिक पानी के कारण ब्रिज डैमेज हुआ है। तेजस्वी ने साथ ही कहा कि विशेषज्ञों की राय है कि ब्रिज के नींव के डेप्थ के अनुसार कार्य नहीं करके बल्कि नदी के बेड पर ही हल्का खुदाई किया गया है और फाउंडेशन के कार्य में ठेकेदार एवं अभियंताओं के मिलीभगत से करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। हजारों करोड़ के लगातार टूटते पुलों और पथों के घोटालों के लिए भ्रष्ट नीतीश सरकार दोषी है। आपको बता दें कि किशनगंज में उद्घाटन के पहले ही पुल टूट जाने के कारण बिहार में सियासत तेज हो गई है। सत्ता दल और विपक्ष एक दूसरे पर पूरी तरह से हमलावर हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।